टीचर कैप्सूल में मैं मोहन सोनी आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, यहां पर मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण के जो 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला का एक ये आपका अगला वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग पूरी की पूरी श्रृंखला को बहुत मन से देखेंगे, जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सीरीज ये साबित होगा, है ना। और यदि आप लोग यूपी टेट, सी टेट में किसी एक चीज़ को क्वालिफाइड कर लें, फिर आप लोग सुपर टेट 2020 के लिए अपनी कमर कस लीजिए। साथियों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी श्रृंखला एक बार आप लोग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देने में आप लोग सक्षम होंगे। ठीक है ना। चलिए एक एक करके पॉइंट्स पर बात करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफली हर केस आपको बता दूं, इस क्लास की जो आपकी भूमिका रहेगी, इसमें आपका जो प्रारंभिक चरण रहेगा उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पेपर की दृष्टि से हैं संक्षिप्त रूप में लिखिए गए हैं। छोटी सी बात यहाँ पर लिखी है, पर वो आपकी बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को तैयार कर रही होगी। चलिए चर्चा करते हैं। जंतु विज्ञान का जनक आपका अरस्तु है, जबकि परिसंचरण तंत्र की खोज आपकी किसने की थी? विलियम हार्लोवे महोदय जी ने। इसी के साथ साथ रक्त यानी कि खून जो है आपका, कॉकरोच और केंकड़े को यदि आप लोग मारते हैं तो फिर उसमें आपका ब्लैक खून निकलता है ना। लाल खून, कॉकरोच और केंकड़े में लाल खून नहीं रहता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इस चीज़ में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से तैयार हो जाता है कि खून का लाल रंग होने का कारण साथियों क्या है? हीमोग्लोबिन का पाया जाना। इसलिए हमारे अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, इसलिए मनुष्य का खून कैसा होता है? लाल। अब देखते हैं रक्त के कार्य। जो ब्लड रहता है, इसका कार्य क्या है साथियों? पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है ये आपका ब्लड। इसी साथ साथ फेफड़ों से ऑक्सीजन को अन्य भागों तक, और अन्य भागों से जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फेफड़ों तक लाने का कार्य आपका रक्त का होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो फेफड़े हैं वहाँ से जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाता है, जबकि अन्य भागों जो आपका CO2 इकट्ठा है, उस CO2 को लाके वो फेफड़े तक पहुँचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने का कार्य भी है। उन्हें उत्सर्जीय अंगों तक पहुँचाना आपका किसका कार्य रहता है? रक्त का कार्य। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हृदय यानी कि दिल के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, हार्ट, है ना। हार्ट से संबंधित पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हृदय यानी कि आपका होता है हार्ट, जिसको बोलते हैं, ये आपका बाईं तरफ पाया जाता है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है, हृदय कौन सी तरफ पाया जाता है? बाईं तरफ। और इसमें 4 कक्ष होते हैं ना, 4 भाग रहते हैं, 4 कोष होते हैं, जिसमें जो ऊपरी कोष होता है उसको आलिंद के नाम से पहचानते हैं, जबकि निचला जो कोष होते हैं उसको हम लोग निलय के नाम से पहचानते हैं। यहाँ से भी 2016 में क्वेश्चन उठा हुआ है कि हृदय के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? आलिंद। हृदय के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है साथियों। और हृदय कौन सी तरफ होता है? बाईं तरफ। हृदय में कोषों की संख्या कितनी? 4। 1 मिनट में ये आपका हृदय दिल आपका 72 बार धड़कता है। यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। अब देखते हैं, धमनी और शिरा से संबंधित आपके 4 पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कन्फ्यूजन से भरे रहते हैं। आशा करता हूँ कि आज के बाद हृदय, धमनी और शिरा से आप लोग कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। देखिए, जो धमनी होता है उसमें आपका ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध रक्त बहता है, वहीं पर आपका शिराओं में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से युक्त आपका अशुद्ध रक्त बहता है ना, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखते हैं, फुफ्फुस शब्द क्या होता है साथियों? फुफ्फुस बिल्कुल ही कन्फ्यूजन मत काम। फुफ्फुस जहाँ पर भी लगा दिया जाए, समझो वो गतिविधि को हमेशा उल्टा कर देता है। कैसे करता है? प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि धमनी में आपका ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है, जैसे ही आपने फुफ्फुस धमनी लगाया, फुफ्फुस शब्द आगे लगा दिया, वैसे ही अशुद्ध रक्त बहने लगा। इसी तरह से शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, यदि आप फुफ्फुस लगा देंगे यानी कि फुफ्फुस शिरा में, फिर आपका शुद्ध रक्त बहने लगेगा। ठीक है साथियों। धमनी निकलती है कहाँ से? निकलती है दिल से निकलती है, जबकि शिरा आपकी शरीर के अन्य भागों से निकलती है। सिरा आपके शरीर के अन्य भागों से निकलती है। इस तरह से हमने देखा। अब देखते हैं पाचन प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन प्रक्रिया से संबंधित। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। पाचन प्रक्रिया आपकी मुंह से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी आमाशय में, उसके बाद आपकी छोटी आंत में। इस तरह से पाचन प्रक्रिया 3 जगह होती है, मुख, मुँह में, आमाशय और छोटी आंत में। जबकि आपका नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ी आंत में किसी भी तरह का कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बहुत उठता है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। छोटी आंत और बड़ी आंत से क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, क्योंकि सामान्य तौर से हम लोग छोटी आंत की लंबाई को हम लोग छोटा मान लेते हैं और बड़ी आंत की लंबाई को हम लोग बड़ा मान लेते हैं, जबकि पेपर की दृष्टि से ठीक उल्टा होता है ये। छोटी आंत की जो लंबाई होती है बड़ी होती है, यानी कि 7.5 मीटर, जबकि बड़ी आंत की लंबाई आपकी छोटी होती है, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन, छोटी आंत में आपका कार्बोहाइड्रेट
वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, समझ में आया, जबकि वहीं पर बड़े आंत में केवल जल और खनिज का ही अवशोषण होता है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। पाचन से संबंधित अध्ययन आपका विलियम बोमेंट ने किया। यहाँ तक हुआ साथियों। यहाँ पर मैंने कम से कम शब्दों में नोट्स को दिया है। नोट्स का ये खासियत रहती है कि कम से कम शब्दों में वो हो। जीभ से स्वाद, सभी लोगों को पता है हम लोग खट्टा मीठा का स्वाद करते हैं, पर ये पेपर से यहाँ क्वेश्चन कैसे उठता है इसके विषय में देखते हैं। जो जीभ होता है हमारा, जो अगला हिस्सा होता है जीभ का, वहाँ से हम लोगों को मीठापन का पता चलता है, और जो पिछला हिस्सा होता है उससे हम लोगों को तीखापन का पता चलता है। ठीक है ना, और जो तीखा यानी कि कड़वापन का पता चलता है, समझ आया। और जो दोनों साइड रहते हैं जीभ के, लेफ्ट राइट, इससे हमारा खट्टा और नमकीन का पता चलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्रिक से इसको याद करा दूं तो जो आगे अगला भाग मीठा है, यानी कि मनुष्य को हमेशा सबसे पहले, यानी कि अगला भाग मतलब सबसे पहले हमेशा मीठा बोलना चाहिए, और सबसे बाद में हम लोगों को तीखा यानी कि कड़वा बोलना चाहिए। सबसे बाद में यानी कि सबसे पिछला। आशा करता हूँ आपको थोड़ी सी ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। बाकी दूध के दांतों की संख्या 20 पेपर में पूछा गया है, स्थायी दांत 32, जो कि पहले से आप लोगों को पता था। उत्सर्जी अंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उत्सर्जी अंग के विषय में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे पेपर में, मैं सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं आपके? वृक्क यानी कि गुर्दा, है ना, वृक्क यानी कि गुर्दा, जिसको किडनी भी बोलते हैं, एक हो गया आपका फेफड़े यानी कि फुफ्फुस, जिसको लंग बोलते हैं, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, जिसको लीवर के नाम से जाते हैं, और मलाशय। इस तरह से आपके 5 उत्सर्जी अंग रहते हैं। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग उत्सर्जी अंग के विषय में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उत्सर्जी अंग से पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं गुर्दा यानी कि किडनी, वृक्क के विषय में, तो ये आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है शरीर का। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 के सीटेट में आया था कि शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो साथियों गुर्दा यानी कि वृक्क। और इसका काम क्या रहता है? किडनी का काम रहता है रक्त को छानने का काम करता है। बेकार चीज़ को ये मूत्र के माध्यम से आपका छानना, लिखा हुआ, जानना नहीं, रक्त को छानना, है ना, छानना। और बेकार चीज़ को ये मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देता है। जिस तरह से हमारे शरीर में जब पथरी हो जाती है तो दवाएं इस तरह से दी जाती हैं कि पेशाब के रास्ते, पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल दे, जिसमें मदद कौन करता है? आपका किडनी, गुर्दा या फिर वृक्क। ठीक है साथियों, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। साथियों जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों के आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जीभ से स्वाद ये आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं यकृत यानी कि लीवर के विषय में पढ़ते हैं, है ना। लीवर यानी कि यकृत, यकृत की संख्या कितनी होती है? लीवर 1, है ना। अगर हमारा लीवर खराब हो गया तो समझो मामला पूरा का पूरा बेकार हो गया, क्योंकि एक ही होता है, दो तो होते नहीं। अगर एक खराब हो जाता, हो सकता है दूसरा होता तो चलो चल जाता, पर अगर आपका लीवर जैसे ही खराब होता है समझो मनुष्य का मृत्यु के कगार पे पहुंच गया है। इसका और काम क्या रहता है? ये आपका अमीनो एसिड और अमोनिया को आपका यूरिया में चेंज करता है। अमोनियो एसिड और अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, फिर यूरिया मूत्र के रूप में आपका बाहर निकलता है। नोट देखते हैं, ऑक्सीजन भोजन को ऊर्जा में बदलता है तथा ऊर्जा निर्माण के दौरान CO2 गैस निकलती है। एक बार फिर से बताते हैं, जो ऑक्सीजन है भोजन को ऊर्जा में बदलता है तथा ऊर्जा निर्माण के दौरान CO2 गैस निकलती है। फेफड़े के विषय में देखते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है ना। फेफड़े का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने का काम करता है, इसके साथ साथ CO2 को ये आपका शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यहाँ तक आपने समझा। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? साथियों आप जुड़े रहिएगा। अब आपने जो भी नोट्स समझा है सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ये कई बार पेपर में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? साथियों वो हैं आपके अरस्तु महोदय जी को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रक्त का रंग लाल होने का कारण। जैसा कि मैंने बताया था, जो लाल होता है मनुष्य का, हम लोगों का जो रक्त लाल होता है उसका एक सबसे बड़ा कारण रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त या किसी भी जानवर का रक्त आपका लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जबकि केंकड़ा होता है, केंकड़ा या कॉकरोच में आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए केंकड़े और कॉकरोच का जो ब्लड रहता है वो हमेशा काला रहता है, लाल नहीं होता है। मानव शरीर के हृदय में कक्षों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है ना। मैंने आपको बताया था मानव शरीर में कक्षों की संख्या कितनी आती है? आपकी 4 कक्षों की संख्या रहती है, जबकि ऊपरी आपका जो हिस्सा होता है, ऊपरी दो कक्ष होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आलिंद के नाम से जानते हैं, है ना, आलिंद। और जबकि निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग निलय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन उठता है हृदय से। निम्नलिखित में किसमें शुद्ध रक्त बहता है? मैंने आपको बताया था शुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है? शुद्ध रक्त साथियों धमनी में बहता है, जबकि आपका अशुद्ध रक्त आपका शिराओं में बहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद निम्न में से शरीर के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस
अंग में, शरीर के किस अंग में आपकी पाचन क्रिया होती है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत या फिर इनमें से सभी। मैंने आपको बताया था मुंह में, आमाशय में और छोटी आंत में, तीनों के तीनों चीज़ों में आपकी पाचन क्रिया होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। जबकि आपकी बड़ी आंत में कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। पेपर की दृष्टि से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी आंत में निम्नलिखित में से किस चीज़ का पाचन होता है? जो छोटी आंत होती है उसमें किस चीज़ का पाचन होता है? मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों का आपका पाचन छोटी आंत में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही निकलता है। जबकि बड़ी आंत में जल और खनिज का आपका शोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी आंत की लंबाई। मैंने यहाँ पर सावधान किया था साथियों, यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है। छोटी आंत को हम लोग छोटी लंबाई मानते हैं, जबकि ठीक उल्टा होता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है आपकी कितनी होती है? आपकी छोटी आंत की लंबाई होती है आपकी 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। जबकि वहीं पर बड़ी आंत की लंबाई होती है आपकी 1.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस चीज़ का पाचन बड़ी आंत में होता है? किस चीज़ का पाचन आपकी बड़ी आंत में होता है? मैंने आपको बताया था जल और खनिज का आपका पाचन बड़ी आंत में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या, हम बचपन से हम लोग कहते हैं ना, दूध के दांत गिर गए, दूध के दांत गिर गए। तो दूध के दांतों की संख्या आपकी कितनी होती है? 20 है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका? 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। जबकि आपकी सामान्य तौर से हम लोगों के अंदर होता है वो कितने होते हैं? दांत 32। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं? उत्सर्जी अंग मैंने आपको पढ़ाए थे और उससे जो भी क्वेश्चन आपका पेपर में उठेगा मैंने आपको बताया था, गुर्दा, फेफड़ा, त्वचा, मलाशय, है ना। ये चारों के चारों आपके उत्सर्जी अंग है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इनमें से सभी। मैंने सारी की सारी बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि साथियों स्टार्टिंग का पोर्शन जिसने समझ लिया समझो वो सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकता है। पूरे के पूरे वीडियो का मेरा यही भूमिका रहती है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? लीवर का काम होता है अमोनिया को वो यूरिया में बदलता है और फिर बाथरूम के रास्ते यूरिया को बाहर कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है साथियों? तो अंधी डॉल्फिन। अंधी डॉल्फिन आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे हम लोग सू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। भूकंप का अध्ययन साथियों सिस्मोलॉजी, है ना, सिस्मोलॉजी के नाम से आपका भूकंप का अध्ययन कहलाता है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जबकि टोमोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति के झूठ का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्टार बना लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठता है। तो साथियों 5 भागों में आपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने भारत को 5 भागों में बांटा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर निकल कर आता है। एक बार फिर से अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है साथियों? वो है आपका सिस्मोग्राफ, है ना। सिस्मोग्राफ के माध्यम से आपके भूकंप की तरंगों का आपका निरूपण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर निकल कर आता है। साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठते हैं वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। हैली राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते थे? वो था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यूके में। ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं। इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न पूरे हुए। अब इसके बाद मैं आप सभी लोगों से बता दूं, जो भी साथियों यहाँ पर नया है उसने अभी तक फॉलो नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, है ना। और ये आपके जो 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये पेपर की दृष्टि से आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी यानी कि रामबाण साबित होगी साथियों। इसलिए पूरा का पूरा सीरीज जो आपका 2000 प्रश्नों की है उसको एक बार जरूर देखने का प्रयास करिए। आप सभी लोगों ने टीचर कैप्सूल चैनल पर इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।